अपना आशीर्वचन स्वरूप हमसे कहा कि आप अपना कार्यक्रम कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपको अपने महाविद्यालय के विषय में संक्षेप में ये आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारा महाविद्यालय उत्तराखंड के एक अति दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है और पिछले 6 सालों से ये राजकीय महाविद्यालय हमारा चल रहा है। और जब से हमने वहां पे नियुक्ति ली, हमने जो लोक संस्कृति और उत्तराखंड की जो लोक मूल जो वहां पे बेसिक लोक गीत हैं, लोक परंपराएं हैं, लोक नृत्य है या लोक कथाएं हैं, उनको हमने महसूस किया है। और आज भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने उस महाविद्यालय के जो नजदीक जो गांव है वहां से हमारे साथ 2 व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो आपको ये सामने अपनी प्रस्तुति करेंगे। और ये सहयोग हमारा इसमें प्रमोद सिंह जी कर रहे हैं जो हमारे महाविद्यालय के BA तृतीय वर्ष के छात्र रहे हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपने अतिथियों का परिचय इसके बाद हम देते चलेंगे। मैं अपनी आदरणीय महोदया प्राचार्य महोदया को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने आशीर्वचन से इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें और हमारे अतिथियों का एक आदर सत्कार करें। प्रोफेसर सुमिता मैम। सुमिता मैम आवाज आ रही है? प्रिंसिपल मैम। यादव सर, मैम की आवाज नहीं आ रही है, मैम दिखाई भी नहीं विषय पर होने वाले हाँ जी राष्ट्रीय वेबिनार की कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं इस कार्यक्रम डॉक्टर ज्योति सिन्हा जी, जो पूर्व अध्येता हैं राष्ट्रीय उच्च संस्थान शिमला से। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी ना? प्रिंसिपल मैम। हाँ हाँ मैम आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो। हाँ मैम, अब आप दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। अभी तो आवाज आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज जी आ रही जी है, जी आ रही है। अच्छा ठीक है। मैं पुनः प्रारंभ करती हूँ आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार जिसका शीर्षक है लोक साहित्य महत्व एवं प्रासंगिकता। इस कार्यक्रम आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अरे ज्योति मैम आवाज तो आ रही है, आपको हम नहीं आ रही मैम लोग आवाज? तो आ रही है। नेटवर्क इशू हो सकता है, यहाँ पे क्लियर आ रही है आवाज। ज्योति मैडम को आवाज आ रही है? उनका ज्योति मैम उनका म्यूट हो रखा है, म्यूट है उनका। ज्योति दीदी बाकी लोगों को तो आ रही है सर। मैडम आप जारी रखिए, वो सुन रही है मैम जी। अच्छा बाकी को आवाज आ रही है, आपकी स्पष्ट आवाज आ रही है। हाँ, आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम अध्यक्षा डॉक्टर ज्योति सिन्हा जी, जो पूर्व अध्येता हैं उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान शिमला से, और साथ ही वह वर्तमान में जौनपुर के PG कॉलेज में म्यूजिक की प्रोफेसर हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, और आपके अनुभव से निश्चित ही इस कार्यक्रम को एक दिशा मिलेगी। जो इस कार्यक्रम में जो प्रतिभागी हैं, जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, उनको वाकई एक चेतना उनकी में विकसित होगी और उन्हें एक मार्गदर्शन मिलेगा इस लोक साहित्य में और अधिक कार्य करने का।
और वो साथ ही इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान महिपाल नेगी जी, जो उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं एवं उत्तराखंड के पहाड़ी लोक संस्कृति के संकलनकर्ता भी हैं। वह मुख्य वक्ता के रूप में आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान नेगी जी। और साथ ही इस कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ता के रूप में गुजरात से के राजकोट से डॉक्टर भीम जी खचारिया जी जुड़े हुए हैं, या अब वो जुड़ने वाले होंगे, जो गुजराती अध्ययन से ताल्लुक रखते हैं और वह भी लोक साहित्य से में की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में वह भी कार्यशील हैं। और साथ ही विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर संजीव नेगी जी हैं, जो पीजी कॉलेज टिहरी उत्तराखंड के हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिभागी जो भारत के विभिन्न राज्यों से इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता डॉक्टर राम भरोसे जी, मेरे महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, वह कर्मचारी बंधु भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। इस श्रृंखला में ये जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसमें मेरे महाविद्यालय द्वारा, और साथ ही मैं यह भी यहाँ कहना चाहूंगी कि महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा डॉक्टर राम भरोसे जी द्वारा कई वेबिनार, राष्ट्रीय वेबिनार व अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। और उसी में इसी श्रृंखला में एक यह भी आयोजन है जिसका शीर्षक है लोक साहित्य, महत्व एवं प्रासंगिकता। तो मैं बहुत ही गौरव का यह हमारे महाविद्यालय के लिए क्षण है और हम सभी बहुत ही आनंद की अनुभूति कर रहे हैं कि महाविद्यालय द्वारा, जैसा कि शुरू में ही डॉक्टर राम भरोसे जी ने कहा कि यह महाविद्यालय एक सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, परंतु यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत सारे लोग राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी इस प्रोग्राम में जुड़ सके हैं, जो महाविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था पूर्व में भी और आज भी जो आयोजित किया जा रहा है। तो इसके लिए महाविद्यालय परिवार बहुत ही आनंदित है और मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और साथ ही अब मैं थोड़ा इस विषय पे आती हूँ जो इस राष्ट्रीय वेबिनार का विषय रखा गया है, लोक साहित्य, महत्व एवं प्रासंगिकता। हालांकि मैं इस विषय से बहुत ज्यादा, मैं इस विषय की विशेषज्ञ नहीं हूँ, मेरा जो फील्ड है वह भौतिक विज्ञान है, परंतु फिर भी एक आम नागरिक की तरह से मैं जो महसूस करती हूँ लोक साहित्य के बारे में, उस पर मैं थोड़ा सा आपसे साझा करना चाहूंगी, अपने विचार कुछ रखना चाहूंगी। एक चक्र में देखती हूँ कि लगभग हर व्यक्ति के जीवन में एक चक्र आता है। वह चक्र क्या आता है कि जब वह छोटा होता है, अपने शहर में रह रहा होता है, अपने परिवार में रह रहा होता है, और जैसे जैसे उसका विकास होता है, वह पढ़ाई को लेकर के या फिर जॉब के लिए वह आगे अपने शहर को छोड़ के दूसरी जगहों पे जाता है और एक वैश्विक परिदृश्य में वह अपने स्थान को ढूंढने का प्रयास करता है। एक ग्लोबल लेवल पे वह अपनी पहचान बनाना चाहता है और जब वह इस चीज को पाने में सक्षम हो जाता है, जब उसे ग्लोबल पहचान मिल जाती है, तब फिर उसे कहीं यह लगने लगता है कि अब तो सारे लोग एक जैसे हैं, हमारा पहनावा एक जैसा है, हमारा खान पान एक जैसा है, लगभग हमारी सोच भी एक जैसी है और हम सब एक ही जैसे दिख रहे हैं। और जब वह इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो एक बार पुनः उसे अपने पहचान के लिए फिर से वह भटकना शुरू कर देता है और उसे फिर से एक आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगती है कि मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया हूँ, खोज ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पहुंच गया हूँ जहाँ पे सारे लोग एक जैसे हैं और तब मैं किस तरह से दूसरों से अलग हूँ। और इस खोज की दृष्टि में वह फिर से अपने पुराने जगह पे जाना चाहता है और फिर वह याद करता है कि जो मेरा गांव था या जो मेरा वो छोटा शहर था या बड़ा शहर, जो मेरा परिवार था, फिर से वह याद करने लगता है कि जो हमने बचपन में जो हम कहानियां सुनते थे, हम जो खेल खेलते थे या जो वहाँ के लोकगीत थे, लोक नृत्य थे, उन सारी चीजों को वह फिर से याद करता है। और इस तरह से यह चक्र हर व्यक्ति के जीवन में मैं कहीं ना कहीं पाती हूँ कि वह बार बार रिपीट होता है। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो वह लोक साहित्य ही है या लोक संस्कृति ही है जो हमें वैश्विक स्तर पे भी अपनी पहचान में पुनः वापस लाती है या वह हमारी पहचान बनती है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो वह लोक साहित्य जिसमें कि हम लोकगीत भी कह सकते हैं, जिसमें हम लोकगीत भी कह सकते हैं या जो लोकोक्तियां, मुहावरे या जो कहानियां गढ़ी जाती हैं लोकल लेवल पे अपनी संस्कृति के आधार पे,
वो सारी बातें सब लोक साहित्य का हिस्सा होती हैं और वाकई वही हमारी पहचान होती है, किसी व्यक्ति की पहचान होती है, तो उसका बहुत अधिक महत्व है। और जैसे जैसे विकास, जिसे हम कहते हैं विकास, जैसे जैसे वह विकास आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोग अपने संस्कृति से कटते जा रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि जो लोक संस्कृति की बातें हैं वह कुछ पीढ़ियों बाद जैसे लगता है कि वह विलुप्त ही हो जाएंगी। तो जो लोग इस डॉक्टर क्षेत्र राम में भरोसे कार्य जी, कर रहे आवाज हैं, नहीं आ रही है। आवाज जो आ रही है लोग सर, यहाँ क्लियर आ रही है आवाज। जी जो मैम, लोग रखिए, जारी रखिए। हाँ, जो लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लोक साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इन सारी चीजों को, जो लोक संस्कृति की बातें हैं, उनको एक तरह से लिपिबद्ध करना। क्योंकि जो पीढ़ियां हैं, जब वो धीरे धीरे वह पीढ़ियां चली जाएंगी और नए लोग आते जाएंगे, तो वह सारी चीजें अगर लिपिबद्ध नहीं होंगी तो वो किसी को याद नहीं रह जाएंगी। जैसे बहुत मतलब पहले अगर जो शादियों के अवसर पे या विभिन्न त्योहारों के अवसरों पे जो गाने गाए जाते हैं, वह गाने भी अब कुछ पीढ़ियों बाद जैसे को नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो दिशा में कार्य कर रहे हैं, वह लोग यह ऐसा कर रहे होंगे, उसे लिपिबद्ध करना और उसे संकलन करना, यह उनका प्रयास होगा। और यह कार्यक्रम, यह जो विषय रखा गया है राष्ट्रीय वेबिनार का, वह वाकई इन्हीं सारी चीजों को लेकर के और इनको कैसे और अधिक बढ़ाया जाए, कैसे लोगों में और अधिक चेतना उत्पन्न की जाए, इन सारी चीजों को यह देखेगा और इस पे विषय विशेषज्ञ अपनी राय रखेंगे। और जो लोग इस दिशा में शोध कार्य कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, उन्हें निश्चित ही इससे बहुत अधिक फायदा होगा और मुझे ऐसा विश्वास है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पूरे आयोजन के लिए और जो भी प्रतिभागी हैं, जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, वक्तागण हैं, उन सभी को मैं पुनः उनका स्वागत करती हूँ और आपको मैं धन्यवाद भी देती हूँ, सारे वक्ताओं को और विशिष्ट वक्ताओं को, मुख्य वक्ता को और प्रतिभागियों को, कि आपने अपना समय निकाला है इस कार्यक्रम के लिए और इस कार्यक्रम से जुड़ पाए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देती हूँ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए डॉक्टर राम भरोसे जी को, जिन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया है और एक बहुत ही प्रासंगिक कार्यक्रम आयोजित किया है। तो इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ और निश्चित ही यह कार्यक्रम इस दिशा में एक अच्छी मिसाल कायम करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये इन सब के पीछे मैडम आप ही के मार्गदर्शन और प्रेरणा है, जिससे हम यहाँ बढ़ चुके हैं और आज हम ये अपना महाविद्यालय का चौथा वेबिनार हम आयोजित कर रहे हैं। ये आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन का परिणाम स्वरूप है, जिसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे यहाँ पर मैम ये चौथा जो हमारा वेबिनार हो रहा है, ये ऐसा वेबिनार है जिसमें हमारे जो 28 के जो राज्य और बाकी जो केंद्र शासित राज्य हैं, सभी से कोई ना कोई। सर, आप लोगों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। डॉक्टर राम भरोसे जी। दीपक जी, आवाज तो यहाँ से क्लियर है सर। संजीव नेगी, आवाज आ रही है सर? राम सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी, सबकी आवाज आ रही सर। ठीक, कहीं कहीं प्रॉब्लम होगी कुछ। जी जी। तो यहाँ पर हमारे पूरे भारत से किसी न किसी कोने से, भारत के एक कोने से, बल्कि चारों जो हमारे कोने हैं हमारे भारत के, वहां से हर कोई ना कोई किसी न किसी रूप में यहाँ इस प्रतिभागी के रूप में जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड की लोक संस्कृति और लोक साहित्य से हमें बड़ा प्रेम है और सभी को अपनी अपनी लोक संस्कृति से प्रेम होता है। लेकिन यहाँ इस वेबिनार का मकसद ये है कि अपने लोक संस्कृति के अलावा अन्य लोक संस्कृति, लोक साहित्य, लोक गीत, लोक कलाएं हैं, उनको भी हम रूबरू हो जाए। और जैसे कि अभी प्राचार्य महोदया मैम ने कहा कि इस कोरोना के समय जो अपना क्षेत्र, अपना जो गांव, अपनी जो भूमि छोड़ के जा चुके थे, आज वो फिर वापस लौटे हैं। आज उनको एहसास हो रहा है कि अपनी जो ये जन्मभूमि है, यहाँ पर हमको किस तरह से अपना इसको छोड़ के हम नहीं जाना चाहिए था, और आज वो महसूस कर रहे हैं इस कमी। लेकिन जब हम साहित्य की बात करते हैं तो वहां की स्थितियां कुछ इससे इतर है। अब चूंकि नेगी सर, मैं आपसे भी थोड़ा अभी माफी चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो ओजी जी हैं, हमारे जो जुड़े हुए हैं मैम हमारे पोखरी गांव से, तो वो
यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए प्रस्तुत हो चुके हैं। तो मैं सभी जितने प्रतिभागी यहाँ पे जुड़े हुए हैं लगभग 160 के आसपास, उन सभी से निवेदन करूंगा कि ये हमारी जो उत्तराखंड की एक लोक परंपरा का एक छोटा सा नमूना है। आप सभी इनको सुनिएगा और इसको महसूस कीजिएगा कि किस तरह से लोग बड़े मेहनती हैं और अपने जीवन जो गुजारा चला रहे हैं वो किस तरह से, आज वो संकट का समय है। हमारे महिपाल जी इस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे। प्रमोद जी, प्रमोद मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, जी सर, जी जी जी। हाँ, आ जाओ, वीडियो दिखाओ और अपना आप कार्यक्रम शुरू करो। जी सर। अजय भाई, गुरिंदर जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। बोल रहे थे जल्दी। प्रमोद जी। जी सर, एक मिनट सर, हालात भी है अंदर है। इनको शुरू कराइए। जी जी जी, आ जाओ यार भाई। अभी यहाँ आपको पंजाब से, गोवा से, गुजरात से और अलग अलग जगह से संस्कृतियों का और लोकगीतों का और लोक वाक्यों का सुनने का अवसर मिलेगा। अपना थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। दीपक जी आवाज आ रही है? दीपक पांडे सर। जी जी सर, दिख रहे हो? हाँ हाँ हाँ, इनके पास रखिए आप। प्लीज सारे माइक ऑफ कर दीजिए। सर आपके पास कंट्रोल होगा। सबका माइक वहीं पे एक साथ ऑफ कीजिए, वाइब्रेशन हो रहा है। हेलो प्रमोद।
हेलो, हाँ नेगी जी। जी सर। जी ये मित्रों जहाँ पर ये भी जहाँ पे गए थे हमारे जो छात्र हैं, वहां पर नेटवर्क की बहुत समस्या है, इसलिए आवाज थोड़ी सी आपको स्पष्ट लगी। बाकी वाद्य यंत्रों के विषय में अभी कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो वो अभी आपको ये भी विस्तार से जानकारी दी जाएंगी। तो अब इस वेब गोष्ठी का जो आगे का जो कार्यक्रम है वो नेगी जी इसका परिवर्तन करेंगे, विस्तार से थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि क्या है हमारा उद्देश्य, क्या है और किस तरह से हम अपने लोक संस्कृति और लोक साहित्य को बचा कर रखना चाहिए, उनका संवर्धन परिवर्धन के विषय में चिंता करनी चाहिए। मैं आदरणीय संजीव नेगी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए, उसके बाद हम अतिथियों का विस्तार से उनका जो है एक परिचय आपसे कराएंगे। संजीव नेगी सर। जी सर, धन्यवाद राम भरोसे सर। कोयली पोखरी महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर सुमिता श्रीवास्तव मैम, विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों से इस वेबिनार में जुड़े हुए विद्वान शोधार्थी छात्र छात्राएं, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि राम भरोसे जी ने बताया कि ये वेबिनार लोक साहित्य महत्व और उसकी प्रासंगिकता पर आधारित है। और सबसे सटीक और महत्वपूर्ण बात प्राचार्य मैम ने अपने उद्बोधन में पहले ही कह दी कि आर्थिक समृद्धि की कितनी भी सीढ़ियां हम चढ़ जाएं, आर्थिक समृद्धि के कितने ही बड़े पायदानों पे पहुंच जाएं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जिसको केवल खाने पीने के लिए ही नहीं चाहिए, बल्कि उसको अपनी जड़ों की, अपनी सांस्कृतिक पहचान की आवश्यकता हमेशा रहती है। जब तक उसका आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक जीवन भी संवरता नहीं है, तब तक हम एक मनुष्य के रूप में अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए मनुष्य के रूप में अपनी जड़ों की तलाश हमेशा से मनुष्य को रही है। और लोक साहित्य का यही महत्व है कि वो हमको एक पहचान देने की कोशिश करता है कि आखिर हमारी जड़ें कहाँ पर हैं। जैसा कि इस सेमिनार में भी, वेबिनार में भी डॉक्टर राम भरोसे सर ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से, मैं देख रहा हूं पंजाब से, दक्षिण भारत से, उत्तर प्रदेश बिहार से, तो वहीं सुदूर उत्तर पूर्व के त्रिपुरा से जय कौशल जी भी दिखाई दे रहे थे। तो पूरे के पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व तो इसमें हो रहा है। और हम सब लोग इस बात से अच्छी तरीके से परिचित हैं कि भारतवर्ष एक बहुधर्मी, बहुसांस्कृतिक और अलग अलग संस्कृतियों का देश है। कोई एक परंपरा भारतवर्ष की परंपरा नहीं है, बल्कि इसमें अनेक सांस्कृतिक धाराएं और अनेक सांस्कृतिक परंपराएं हैं। मैं दो चीजों की तरफ, आपने विषय परिवर्तन के लिए कहा, तो दो चीजों की तरफ आप सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि 1985 में भारत सरकार के एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1985 में पीपल्स ऑफ इंडिया के नाम से एक सर्वेक्षण करवाया। उसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ा उन्होंने, जो शोधकर्ता थे हजारों की संख्या में। और उसका उद्देश्य था कि भारतवर्ष की जो अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग कम्युनिटियों का एक प्रोफाइल तैयार करना। तो इस प्रोजेक्ट में 6,748 समुदाय चिन्हित किए गए। फिर उनको फील्ड सर्वे के द्वारा, टेस्ट के द्वारा चेक करने के बाद 4,635 समुदाय ऐसे चिन्हित किए गए जिनकी की अपनी अलग सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जिनका अपना अलग लोक साहित्य है, जिनका खान पान, जिनका वेशभूषा, जिनके विश्वास, परंपराएं सारी की सारी अलग हैं। और इन्हीं लोगों ने 371 जीवंत लोक भाषाओं की पहचान की पूरे भारतवर्ष में। तो एक चीज तो ये है। दूसरा, 1928 में, 1858 से 1928 में
सर जॉर्ज ग्रियर्सन एक ब्रिटिश शोधकर्ता थे, भाषा वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारतवर्ष में पहला लिंग्विस्टिक सर्वे करवाया था। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से वो 1898 से 1928 के बीच में पूरा हुआ। 30 साल इसमें लगे थे और 11 वॉल्यूम में और 19 पार्ट में ये रिसर्च छपा था। उसके ठीक 100 साल बाद बड़ौदा के रहने वाले प्रोफेसर जीएन डेवी सर ने फिर पीपुल लिंग्विस्टिक सर्वे कराया इंडिया में, जिसमें 3500 के आसपास वॉलंटियर शामिल किए गए। 2000 से ज्यादा लैंग्वेज एक्सपर्ट उसमें शामिल हुए और उन्होंने 35,000 पेज की 50 वॉल्यूम में एक रिपोर्ट पेश की। तो जीएन डेवी सर का जो ये पीपल्स लैंग्वेज सर्वे था, इसमें 780 जीवित भाषाएं भारतवर्ष में चिन्हित की गई, जो कि मतलब आज भी लोग, समुदाय के लोग आपस में विचार विनिमय के लिए, संप्रेषण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जबकि 1961 की जनगणना में 1652 भाषाएं रिकॉर्ड की गई थी। तो इसका मतलब यह है कि 100 साल में बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं, लोक भाषाएं, जो कि खत्म होती चली गई हैं। और इन लोगों ने जो सर्वे किया उसमें अलग अलग भाषाएं, उनकी संक्षिप्त इतिहास, उनका ज्योग्राफी का लोकेशन कहाँ पे है, उसकी बिब्लियोग्राफी, उसमें जो लोक गीत हैं उनका रिकॉर्ड और उनका ट्रांसलेशन, इसी तरीके से उनकी जो लोक कथाएं हैं उनका रिकॉर्ड करके उनके द्वारा ट्रांसलेशन किया गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 4635 जो समुदाय हैं उनकी अलग अलग परंपराएं हैं। इन्होंने ये भी बताया, इनका काम इतना ज्यादा विस्तृत था और इतना ज्यादा गहन था कि त्रिपुरा में रहने वाली, जय कसौल जी जुड़े हुए हैं त्रिपुरा विश्वविद्यालय से, उनको ज्यादा जानकारी होगी। छमाई या चमाई के नाम से एक भाषा है, जिसके बोलने वाले पूरे त्रिपुरा में केवल 5 लोग बचे हुए हैं। तो वो भाषा भी धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। इसी तरीके से जो मरने वाली भाषाएं हैं उनको भी रिकॉर्ड किया उन्होंने। तो एक जो सबसे एकमात्र बो लैंग्वेज बोलने वाली अंडमान की आदिवासी जनजाति की एक महिला थी, उन महिला का देहांत भी 26 जनवरी 2010 में हो गया। तो इस तरीके से जो आदिवासी जनजातियां थी, वो जनजाति की अंतिम महिला जो उस भाषा को जानती थी, वो भी 2010 में उसका देहांत हो गया। तो इस तरीके से 65,000 साल से लगातार चले आने वाला जो ट्रेडिशन था, उस भाषा में जो ज्ञान की समृद्ध परंपरा थी, वो 65,000 साल लंबी परंपरा उस महिला के खत्म होते ही हमारे बीच से समाप्त हो गई। मेरे कहने का मतलब यह है कि लोक साहित्य या लोक संस्कृति की जब हम बात करते हैं, तो किसी भाषा का, किसी लोक संस्कृति का खत्म होना केवल एक संस्कृति का खत्म होना नहीं है, बल्कि शब्द किसी न किसी ज्ञान की एक चली आने वाली परंपरा को संरक्षित करने का तरीका है। जिस तरीके से आइसलैंडी भाषा में बर्फ के लिए कम से कम 40 शब्द हैं, जबकि हमारे पास गिन चुन के 2-4 शब्द हैं। गढ़वाली में यूं है, यूंकणी है, इस तरीके से, जो कि बर्फ के अलग अलग प्रॉपर्टीज को बताने का काम करते हैं। लेकिन जब इस तरीके की जो संस्कृतियां हैं, इस तरीके की जो लोक भाषाएं वो समाप्त हो रही हैं, तो जाहिर है कि वो ज्ञान की एक लंबी परंपरा जो हमारे सभ्यता, संस्कृति और विकास की जो यात्रा है उसमें अपना योगदान दे सकती थी, वो समाप्त हो रही है। इसलिए आज बहुत जरूरी है कि इतनी ज्यादा इस देश में विविधता है, इतने ज्यादा समुदाय हैं, लोक भाषाओं और साहित्य की एक विशाल परंपरा आज भी अनछुई है, जिसके दस्तावेजीकरण की आज भी जरूरत बनी हुई है। लेकिन उसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोक संस्कृति और लोक साहित्य का दस्तावेजीकरण है वो उन समुदायों के बीच में ही हो, क्योंकि जो लोक संस्कृति है वो लोक संस्कृति एक विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति और विशिष्ट आर्थिक आवश्यकताओं की उपज होती है। जब हम उसका दस्तावेजीकरण करते हैं, उसको अपने परिवेश से अलग हटा के कहीं पे एकत्र करते हैं, तो वो संग्रहालय की वस्तु बन जाती है। आज एक तरीके से जो वैश्वीकरण का युग है, इसने पूरी दुनिया में एक एजेंडा चला रखा है कि पूरी दुनिया की एक भाषा हो, पूरी दुनिया का एक खान पान हो, पूरी दुनिया
एक तरीके के कपड़े पहने, मतलब एक तरीके की एक रूपता पूरे विश्व में स्थापित होनी चाहिए। जबकि इसका जो काउंटर है वो लोक संस्कृति और लोक साहित्य का संरक्षण करके ही हम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी यह है, जो मैं समझता हूं, कि लोक साहित्य को हम, लोक संस्कृति को हम संग्रहालय की वस्तु न बनाएं, बल्कि उसको हम उसके जो भौगोलिक परिवेश है, उसकी जो आर्थिक परिवेश है, उसके बीच में ही उसको जीवित रखा जाए, तभी वो जीवित रह सकती है। वरना वो संग्रहालय की वस्तु बनकर परिवेश से कटकर निर्जीव हो जाती है। विकास पर प्रत्येक का हक है। जो सुदूर अंतर्वर्ती क्षेत्रों में समुदाय हैं, उन तक विकास की धारा पहुंचनी चाहिए, लेकिन वो विकास इस तरीके का हो कि वो उनकी लोक परंपराओं को विच्छिन्न करने वाला न हो, उनको जड़ों से उखाड़ने वाला न हो। इसलिए लोक भाषाएं और लोक साहित्य को अपने परिवेश में जीवित रखना हमारी प्राथमिकता है, और वहां से उसको डिस्प्लेसमेंट कर देना लोक साहित्य और लोक संस्कृति की हत्या करना है। इसमें बहुत सारे विद्वान लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में लोक साहित्य से जुड़े हुए, तो इस तरीके से हम लोग ये चाहते थे कि इस पे बात हो और इससे जुड़े हुए जो पहलू हैं उसको हम आगे ला सके। तो धन्यवाद सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, आपका म्यूट हो रखा सर। हेलो, अब आ रही है आवाज सर? जी जी, बहुत सुंदर नेगी सर। और ये अभी पूरा विस्तार का विषय है और इस पर आप अभी आगे भी बहुत सारा विचार विमर्श इस पर होना है। अब मैं अपने आदरणीय जो मेरे यहाँ अतिथि जो पधारे हैं और जो मेरे एक छोटे से निवेदन पे, छोटे से आग्रह पे उन्होंने अपना ये कीमती समय हमें दिया है, मैं उनका आभार ज्ञापित करता हूँ। सबसे पहले आज हमारे साथ जुड़ी हुई है मुख्य अतिथि के रूप में, और इस कार्यक्रम की जो पूरे कार्यक्रम जो ये हो रहा है इसकी वो अध्यक्षता भी कर रही है आदरणीय डॉक्टर ज्योति सिन्हा मैम। सुन रही है मैम? ज्योति मैम? ज्योति मैम प्रोफेसर हैं, संगीत की ये मर्मज्ञ हैं और श्री राज राजेश्वरी पीजी कॉलेज जौनपुर उत्तर प्रदेश में ये अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रही हैं। मेरी जो मैम से जो मेरी मुलाकात हुई, ये जो पुस्तक अभी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है इस पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँ। ये इन्होंने बनारसी ठुमरी पर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान से अपनी एक फेलोशिप पूर्ण की और उसी इस पुस्तक के माध्यम से ही मेरा इनसे मुलाकात भी हुई। तो मैं इनको 12 से अधिक इनकी पुस्तकें और 100 से अधिक इनके लेख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रकाशित हो चुके हैं। और इनकी जो सबसे विशेष बात मैं आप लोगों से यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ज्योति मैम जो हैं वो म्यूजिक थेरेपी करती हैं। गंभीर से गंभीर और असाध्य रोगों का ये संगीत के माध्यम से इलाज करती हैं और इनकी इसी योग्यता के कारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें जो है मलाला पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आदरणीय ज्योति मैम का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ अपने पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से। सभी को आभार, सभी को आभार जी, धन्यवाद जी। उसके बाद आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं श्रीमान महिपाल नेगी जी, इनके लिए मेरे पास शब्दों का अभाव इसलिए भी है क्योंकि जमीन से जुड़ा हुए ये व्यक्ति हैं और स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं और समाज सेवी हैं और पहाड़ी लोक साहित्य जो हमारा गढ़वाल का जो लोक साहित्य नहीं बल्कि कुमाऊं के लोक साहित्य का भी संग्रहण का कार्य इन्होंने हमारे राज्य में किया है। और मैं इनकी आपको इनकी क्रांतिकारिता के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब टिहरी डैम, जो टिहरी निवासी जहां पर डैम बना है वहां से जब गांव ये स्थापित हुआ था तो इन्होंने बहुत संघर्ष किया उन लोगों के लिए, हालांकि उसमें बड़े कष्ट भी इनको झेलने पड़े। तो आज ये हमारे साथ जुड़े हैं, ये संजीव नेगी सर की ये देन है, इनका मैं आभार ज्ञापन करता हूँ। और महिपाल जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपके कार्यों को प्रणाम करता हूँ और आप अपना आशीर्वाद हमेशा रखिएगा। और आपने अपना ये कीमती समय हमें दिया, मैं अपने पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से, अपने प्राचार्य महोदय की ओर से आपका विशेष आभार ज्ञापित करता हूँ सर। इसके बाद जो हमारे अन्य साथी हैं, हमारे आदरणीय प्रोफेसर भीम जी खाचरिया जी, और ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष है गुजराती भाषा व साहित्य के श्री बोसमिया कला व वाणिज्य महाविद्यालय जेतपुर गुजरात।
यहाँ से ये लोग ये सर अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। और इनके विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इतने व्यवहार कुशल हैं, मृदुभाषी हैं। हम इनके साथ 1 महीना हमें शिमला जब हम अपना कोर्स के लिए गए हुए थे, वहां इनके सानिध्य में हम रहे। और जो इनका गला है, जो इनकी गाने की जो कला है, उसको जब आप सुनेंगे तो आप भी इनके कायल हो जाएंगे कि किस तरह से इन्होंने अपनी गायन की क्षमता को बढ़ाया। और गुजराती ही लोक साहित्य के अतिरिक्त इन्होंने तमाम जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों के जो लोक साहित्य है, उसमें विशेषकर आजकल जो ये काम कर रहे हैं, ये जो शादी ब्याहों पर जो गीत गाए जाते हैं, उन पर इनका बहुत बड़ा काम है अपने आप में, और इनकी पहचान है उससे। तो आदरणीय खाचरिया सर, आपका हाथ जोड़ के प्रणाम कहता हूं आपको, आपका स्वागत करता हूं कि आपने अपना ये कीमती समय आज हमें दिया। और इसके बाद हैं हमारे आदरणीय मेरे बड़े भाई डॉक्टर संजीव नेगी जी। आपने इनको सुन ही लिया होगा, अभी और भी इनको आपको सुनने का अवसर मिलेगा। 2 पुस्तकें सर की आ चुके हैं और 10 से अधिक लेख इनके राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुके हैं। और राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी गढ़वाल में ये पोस्टेड हैं, सर की नियुक्ति है, और ये अपने विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय भी हैं। तो आदरणीय संजीव नेगी सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपना समय दिया। समय ही नहीं दिया, बल्कि इस कार्यक्रम को किस तरह से सजाया संवारा जाए, कुछ क्या चीजें इसमें जोड़ी जाएं, वो आपने सब मेरा मार्गदर्शन किया है। मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। और तमाम यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ। अब मैं आपको इस एक ऐसे शख्स से मिलाना चाह रहा हूँ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले, कि जो एक पंजाब कल्चर से हैं, पंजाब क्षेत्र से आते हैं, श्रीमान गुरिंदर जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं। गुरिंदर जी, आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी सर। ये हमारे विशेष आग्रह पर आज हमारे साथ जुड़े हैं मैम, आदरणीय प्राचार्य महोदया। ये विशेष आग्रह से तेजस जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तेजस जी और ऋचा पचौरी जी, उनके माध्यम से इनसे हमारा संपर्क हुआ। और ये आज आपको पंजाब की एक छटा बखेरेंगे। यहाँ पर लोकगीत जो बेसिकली जिसको लोकगीत कहते हैं, और पंजाब में ठेठ पंजाबी में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और मैं अपने आदरणीय जितने भी मेरे यहाँ पर अतिथि हैं, प्रतिभागी, उनके अभिनंदन के लिए मैं गुरिंदर जी को आग्रह करूंगा कि वो अपनी प्रस्तुति दें, और उसके बाद फिर हम अपना कार्यक्रम आगे सुचारू रूप से चलाएं। श्री गुरिंदर जी। हेलो। हाँ, शुरू कीजिए गुरिंदर जी। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल सर। जिन्हें भी टीम करना जुड़े सर को मेरा प्रणाम, मेरा सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सर मेरे ना पर्सनल फोन तो नेटवर्क प्रॉब्लम करके मैं अपने कजन की आईडी तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहे। बहुत सुंदर सर जी। हाँ जी, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਨ सम्मान देने ਲਈ। आप जिस काबिल हैं सर, हमने आपको इतना ही यहाँ से दूर से इतना ही कर सकते हैं। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार करे, हम इसके आभारी हैं सर। अपनी प्रस्तुति दें सर। ओके सर, वैसे तो सबको पता ही है कि जो गुरिंदर जी, आवाज कट रही है आपकी ना, थोड़ा सा आवाज कट रही है गुरिंदर जी। आवाज जी। हेलो, हाँ जी सर, आवाज है? अब आवाज आ रही है। हेलो 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 सर, आवाज आ रही है जी जी जी। सर मेरी आवाज आ रही है अब? आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए सर। हाँ जी, तो मैं कह रहा सी सर कि मैं पंजाब तो बिलोंग करता है। पंजाब का जो कल्चर है, साडा जो पंजाब का विरसा है, ते उस बारे अज गल करांगा। ऐसा ही थोड़ी लोग सुनावांगा। लिखण वाले ने लिखा है कि जो मैं तुहानू अज की सुनान लग्या है, वो एक पंजाबी मुटियार ते कि जिहड़ी पंजाबी मुटियार है, साडे पंजाब दी जिहड़ी धी है, जां मां, ओ मां है, जां ओ भैन है, जां ओ किसी भी रिश्ते में संबंध रखती है, उससे कि उसका जिहड़ा साडे संस्कृति, साडे पंजाब दे विच आदर सम्मान गुरु पीरां ने कीता, जां उहनूं विरसे दे विच जो मिलिया है,
ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। हेलो जी सर जी सर आवाज आ रही है साहब? आवाज आपकी थोड़ी सी कट रही है, थोड़ा माइक दूर रखें अपने उससे ना। ओके सर, ओके ठीक है सर। जी शुरू कीजिए। सो मैं सर सॉन्ग शुरू कर लगा जी। जी जी जी। पलकां नूं रख चुका के रूप चुन्नी विच लुका के, पलकां नूं रख चुका के रूप चुन्नी विच लुका के, दिल अपने नूं समझा के रख इहो ध्यान पंजाबणे नी, इहो तेरी शान पंजाबणे नी, इहो तेरी शान पंजाबणे नी, इहो तेरी शान पंजाबी। सिख लै सिर ते चुनी लैनी, सिख लै सिर ते चुनी लैनी, ये गल बार बार नी किसे कहनी, इज्जत मापियां दी बनी रहनी, वसदा जहान पंजाबणे नी, इहो तेरी शान पंजाबणे नी, इहो तेरी शान पंजाबणे नी। हर एक ते जवानी चढ़दी, जदों चढ़दी खबर ना करदी, जहर बन के दिल विच लड़दी, निकले जान पंजाबणे नी, इहो तेरी शान पंजाबणे नी, इहो तेरी शान पंजाबणे नी। सर आवाज नहीं आ रही। इहो तेरी शान पंजाबणे नी, इहो तेरी शान पंजाबणे नी। बैठे मेरा दिल ला के किते अपना आप गवा के, बैजी ना दिल ला के किते अपना आप गवा के, तो का इश्क बिच खा के होती कुर्बान पंजाबणे नी, इहो तेरी शान पंजाबणे नी, इहो तेरी शान पंजाबणे नी, इहो तेरी शान पंजाबणे नी। गल्ला सोहणिया ने सच्चिया, लिखण वाले ने जो दसिया, गल्ला सोहणिया ने सच्चिया, लिखण वाले ने जो दसिया, वो दिल विच इहो तेरी शान पंजाबणे नी, इहो तेरी शान पंजाबणे नी, इहो पंजाब। थैंक यू सर। धन्यवाद गुरिंदर जी। आवाज आ रही है गुरिंदर जी? चलिए थैंक यू। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी आपकी। थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत रही, बाकी आपने जिस भाव से हमारे साथ जुड़े तो आपका आभार है गुरिंदर जी। आप हमेशा खुश रहें। और अभी इनका एक गाना यूट्यूब पे अभी आया है, मादा लाडला, और वो इस तरह से वायरल हो चुका है पंजाबी में। लगभग 54K जो है उनको व्यूज मिल चुके हैं। तो हम आपको शुभकामना देते हैं गुरिंदर जी, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और खूब तरक्की करें। अब अपने कार्यक्रम को हम आगे सुचारू रूप से बढ़ाएंगे और अब हमको कार्यक्रम को सुनना भी है। जो हमारे जो अतिथि आए हैं उनकी हमने बातों को समझना भी है। तो मैं इसी क्रम में आज के जो हमारे विशिष्ट वक्ता हैं डॉक्टर भीम जी खाचरिया जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और जो भारत के लोक साहित्य पर विस्तार से एक फलक पर उस पर बात करें और अपने सुमधुर गले से हमको सबको अपनी आवाज में एक सुंदर सा लोकगीत भी सुनाए। डॉक्टर भीम जी खाचरिया जी। भीम जी सर आवाज आ रही है? हाँ सुन रहा हूँ मैं। हाँ सर शुरू कीजिए सर जी, स्वागत है आपका। हाँ थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले सबको नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय पोखरी हिंदी विभाग की ओर से आयोजित
राष्ट्रीय वेबिनार लोक साहित्य महत्व एवं प्रासंगिकता। इस वेबिनार में प्रोफेसर कुमकुम जी जो हमारे संगोष्ठी संरक्षक है आज के, डॉक्टर ज्योति जी जो अध्यक्ष है, प्रोफेसर सुमिता जी जो इस वेबिनार के संयोजक है, श्रीमान मणिपाल नेगी जी जो मुख्य वक्ता है और श्रीमान संजीव नेगी जी जो विशिष्ट वक्ता है। आप सभी का मैं इस वक्त अभिनंदन करता हूं और गुजरात की ओर से स्वागत करता हूं। सबसे खास स्वागत है डॉक्टर राम भरोसे जी का, जो मेरे छोटे भाई जैसे हैं और छोटी उम्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ आपका पहाड़ी इलाका उत्तरांचल और कहाँ ये पश्चिम में बसा गुजरात और सौराष्ट्र, कृष्ण और महात्मा गांधी की भूमि। और यहाँ से इस विषय पर लोक साहित्य महत्व एवं प्रासंगिकता के लिए आपने मुझे 25-30 मिनट के लिए बात करने के लिए आमंत्रित किया है। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इस वेबिनार में जुड़े हुए सब हमारे अध्येता, एसोसिएट प्रोफेसर्स, शोधार्थी भाई बहन, सबका स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये टाइटल है ये बहुत बड़ा और लंबा है। लोक साहित्य महत्व एवं प्रासंगिकता, और स्पेशली मेरे लिए आपने जो सब्जेक्ट दिया है वो है भारतीय लोक साहित्य की विशेषताएं। तो प्रश्न यह है कि कहाँ लोक नहीं है और कहाँ साहित्य नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जनजीवन में हम देखें तो जहां लोक बसा हुआ है वहां साहित्य तो है ही। लेकिन इतिहास की ओर अगर हम देखें तो ये लोक शब्द हमें कहां से मिलता है। पहले 5-10 मिनट में मैं थोड़ी ये विभावना आपके सामने रखूंगा और उनके बाद में धीरे धीरे मैं भारतीय लोक साहित्य, उत्तराखंड लोक साहित्य और गुजराती लोक साहित्य की ओर मेरे कदम रखूंगा। तो वैदिक साहित्य से लेकर आधुनिक और अनुआधुनिक साहित्य में हम लोक साहित्य शब्द आज सुनते हैं, समझते हैं और उनकी विभावना हम पाते हैं। हमारा प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, उसका 10वां मंडल है, उसमें 90 नंबर का सूक्त और उस सूक्त का 14वां मंत्र ये जो शब्द वहां हमें मिला है उसकी अर्थ छाया मनुष्य लोक और पितृलोक नहीं है। वहां से हम आगे बढ़े तो हमारे भारतीय प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद आदि में भी, उनकी ऋचाओं में भी कहीं ना कहीं लोक शब्द मिलते रहते हैं। और ये जो लोक शब्द वहां हमें मिले हैं वो हमारे जन समाज और जनजातिया के अर्थ में ही मिले। इस तरह प्राचीन साहित्य और हम देखें तो यहाँ हमें लोक साहित्य शब्द मिलता है और उनकी अर्थछाया मिलती है। हमारे एपिक्स में अगर जाए, रामायण महाभारत में, हमारे नीति शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में, वहां भी कई जगह पर लोक का उल्लेख मिला है। ये जो लोक साहित्य की जो प्रॉपर चैनल है वो वहां से बनती आती है। त्रेता युगादो न ततो विवस्वान मनस्वे ददो मनुष्य लोक वृत्त्यश्च सुतायश्च कले ददो। त्रेता युग के आरंभ में सूर्यपुत्र विवस्वान ने लोक के पोषण के लिए, मतलब जन समाज के पोषण के लिए अपने पुत्र को कई उपदेश दिए हैं। उस उपदेश में लोक की व्याख्या अच्छी तरह से की गई। प्रायण श्रीमंता लोके भोक्तु शक्तिर्नय विद्यते। यहाँ लोक के 2 भाग हमें मिलते हैं। एक श्रीमंत भाग, मतलब जो सुखी संपन्न है, और एक दूसरा भाग जो खेत से, जो भूमि से जुड़ा हुआ है। महाभारत के शांति पर्व में भी लोक संग्रह संयुक्त विधाता विहंतम देश सूक्ष्म धर्मार्थ नियतम सत्ता चरित मनुष्य।
यहाँ भी हम लोक की अर्थ छाया पा सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता, उनके भी कई अध्याय में जो हम जो लोक के बारे में बात करने के लिए एक साथ बैठे हैं, उस लोक की अर्थ छाया श्रीमद् भगवत गीता में भी मिलते हैं। यस्मात् सरक्ष्मितो हम क्षरादपि स्तोत्रम अतोस्मि लोक वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। यहाँ जो लोक वेद की बात की है, यहाँ इस लोक वेद मतलब लोक व्यवहार, लोक की रीतियां, लोक का रीति रिवाज, लोक त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक वाणी, लोक विद्याएं आदि सब के परिप्रेक्ष्य में ये श्लोक हमें मिलता है। यही श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय में यहाँ दो शब्द हमें मिलते हैं, लोक और आसुर। यहाँ भी दो अर्थछाया हमें अलग अलग मिली। 12वें अध्याय में यस्मान्नो द्विजते लोको लोकांतो द्विजते चय, इस प्रकार रामायण, पाणिनि के अष्टाध्यायी में, व्याकरण ग्रंथ में, नाट्य शास्त्र में, सब जगह लोक साहित्य की अर्थछाया और उसमें जो सम्मिलित लोक है वो हमें मिलते हैं। तो ये भारतीय अर्थछाया की हमने बात की। थोड़ा बहुत हम पश्चिम की ओर देखें तो जैकब ग्रीन, विल्हेम ग्रिम्स, जो बहुत नामांकित जर्मन प्रदेश के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उसने 19th सेंचुरी में आज हम जिस लोक साहित्य की बात करते हैं उनका अभ्यास, उनकी विद्या सीखने की शुरुआत की। उनके आगे डॉक्टर हर्डल, डॉक्टर जॉन थॉमस जो मार्टिन से पहचाने जाते हैं, मारिया लिंच बहुत बड़ी विदुषी जिन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फोक लिटरेचर फोकलोर में दिया, एलन डंडीज स्टडीज ऑफ फोकलोर एक बहुत अच्छा मॉडल हमें दिया, और बहुत जाने माने विद्वान थॉमसन जिसने पूरे विश्व की लोक वार्ता का मोटिव इंडेक्स हमें बहुत अच्छी तरह से दिया। तो ये पश्चिम की ओर से हमें इतने प्रमाण मिलते हैं कि वहां लोक साहित्य का इस प्रकार अभ्यास हुआ है। ये सबको अगर हम देखें तो इसमें हम लोक विद्या की 4 शाखाएं देख सकते हैं। एक है ओरल लिटरेचर, जो कंठस्थ परंपरा में हमें सदियों से मिलती है, जैसे हमारे ऋग्वेद है, और एक छोटा सा कोई लोकगीत है या तो कोई लोक नाट्य है। ये सब हमारे ओरल लिटरेचर्स में आता है, और जो हम कंठस्थ परंपरा का या तो जिसे हमें मौखिक साहित्य हम कहते हैं। दूसरी शाखा है फिजिकल फोकटेल, मतलब भौतिक जीवन, जो हमारा स्थापत्य है, शिल्प विद्या है, मूर्ति विधान है, हमारा खान पान है, हमारा कृषि जगत है, हमारी चर्म विद्या, लुहारी विद्या, सुथारी विद्या, ये सब विद्याएं ये भी फिजिकल फोकलोर में आते हैं। तीसरी एक शाखा है वो है सोशल फोक कस्टम्स, जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारे जन्म के संस्कार के गीत है, जो हमारे मृत्यु संबंधी संस्कार है, जो हमारे शादी के संबंधी संस्कार है। ये सब जो हमारे रीति रिवाज है, हमारे मेले है, हमारा पशुपालन का जो व्यवसाय है, उसमें भी हम कितना भी अगर हम गौर से देखें तो वहां भी हम हमारा फोक लिटरेचर, फोकलोर हम विद्या पा सकते हैं। और चौथा जो दिखाया है वो है परफॉर्मिंग आर्ट्स, मतलब कि रजवात की कलाएं, जैसे कि लोक नृत्य है, लोक संगीत है, जैसे हम जानते हैं पपेट शो है, जैसे आपके प्रदेश में होती है वो रामलीला है, जैसे जात्रा है, नाट्य है, ये सब जो इसमें हम रजवात की कला में हम देख सकते हैं। तो इसको अगर हम थोड़े बहुत जल्दी से देखें तो ओरल में जैसे हमारे लोकवाणी है, इसमें भी कथ्य है और गेय है। अगर कथ्य लोक साहित्य हम देखें तो जिसमें कथानक है, लोक वार्ता है, लोक नाट्य है, भवाई है, और गेय में हम देखें तो लोकगीत है। लोकगीत में अगर देखें तो हम आदि सब गीत। फिजिकल में देखें तो लोक रमत है, हमारे पाक शास्त्र, कृषि जगत की विद्या। इस प्रकार सोशल फोकलोर में रीति रिवाज, मान्यता, शुकन अपशुकन, हमारे लोक देव, लोक देविया, हमारा भूगोल का जो नॉलेज है, ये हमारी उलट बासिया,
भी मैंने आपको कहा, नृत्य, संगीत, ये सब। तो इस प्रकार अगर हम थोड़ी डिजाइन अगर हम देखें तो ये हमारी लोक विद्याएं है, जो पूरे भारत में, जो जन जन में, पूरे भारत में, भारत के छोटे से गांव से लेकर महानगर तक ये सब फैली हुई है। इसी लोक विद्या को अगर हम थोड़ी और डिजाइन देखें तो इसमें शाब्दिक लोक विद्या भी है और अशाब्दिक भी है। शाब्दिक महत्व जिसमें जो हमारी कथ्य और गेय, और कथ्य और गेय में भी कथ्य में जैसे लोक वार्ता, लोक नाट्य, और गेय में हमारे लोकगीत, रास, मंत्र, ये सब हम देखते हैं। अशाब्दिक लोक विद्या, इसमें कोई स्वर नहीं है, कोई भाषा का कोई प्रयोग नहीं है, ऐसी लोक विद्या एक जैसे चित्र है, शिल्प है, स्थापत्य है। और तीसरा जो भाग है वो है अर्धशाब्दिक, जिसमें जो लोक संगीत है, इसमें जो शब्द भी है और संगीत भी है, जैसे हमारे रीति रिवाज है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये लोक विद्या का थोड़ा बहुत हमने ये 5-7-10 मिनट में इसकी पिक्चर क्लियर किया। अब मैं आपकी हिंदी भाषा की ओर, मैं गुजरात से हूँ, आप सब हिंदी और दूसरे कई अलग अलग राज्य की भाषा से हैं। तो कहाँ पर काम हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काम किया है लोक साहित्य में, जनपद, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि सब में। कुंज बिहारी दास ने स्टडीज ऑफ फोकलोर में काम किया है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है लोक संस्कृति के बारे में, उसमें भी उसने लोक विद्या की अनेक शाखाएं के अभ्यास दिए। श्याम परमार जी ने भारतीय लोक साहित्य की अच्छी तरह से बात की। कृष्णदेव उपाध्याय जी ने भी लोक साहित्य विज्ञान का बहुत अच्छा काम किया है। डॉक्टर सत्येंद्र जी ने और डॉक्टर सुरेश गौतम ने भी लोक साहित्य कोर्स में दिए। तो ये भारत भर की ओर से हम देखें तो इस प्रकार का काम आज हमारे सामने मिलता है, और कई और भी विद्वान इस फील्ड में, इस काम में आगे आ रहे हैं। आपका जो प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश, वहां भी लोक साहित्य का बहुत अच्छा काम हुआ है और हो भी रहा है। जैसे कि पहाड़ी लोक साहित्य के संस्कार गीत शिव कुमार उपमन्यु जी ने किया है। लोक और शास्त्र डॉक्टर अनुशब्द जी ने उसमें उसका संपादन कार्य किया है। गढ़वाली लोक साहित्य मोहनलाल बाबुलकर ने उसमें बहुत अच्छा खासा काम किया है। उत्तरांचल की भोटिया जनजाति, उसमें शशि प्रभा जैन जी ने काम किया है। उत्तराखंड का लोक साहित्य डॉक्टर सरला चंदोला जी ने भी बहुत अच्छी किताब दी है। भोजपुरी लोकगीत तो डॉक्टर ज्योति सिन्हा, कनौजी लोक साहित्य, हुरिया और उनका घोटोल, इस प्रकार पूरे भारत में अगर देखें तो लोक साहित्य का बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अब जो मुझे जो बात करनी है, जी आप कुछ कह रहे हैं मुझे? हाँ, तो अच्छा, तो मुझे जो अभी आपसे बात करनी है वो है गुजरात की लोक संस्कृति की बात। गुजरात की लोक संस्कृति को अगर हम देखें तो गुजरात की जियोग्राफी में उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और मध्य गुजरात, ऐसे 4 भाग। इसमें खास करके एक भाग है सौराष्ट्र का, गीर और दरिया किनारे। यहाँ की जो जनजातियां है, यहाँ के जो लोग हैं, उस लोग तल भूमि से मिले हुए हैं। यहाँ भी लोक कथाएं हैं, लोक वार्ताएं हैं, लोक गीत है, लोक मेले है। मतलब अपनी जो संवेदनाएं हमारे भाषा से, अपनी भाषा से लेकर प्राचीन गुजरात से लेकर संवेदनाओं को रखने में सबसे पहले उनके पास आया है जो शब्द, वो शब्द आया है गीत में। गीत जो है
कचहरी सर म्यूट हो गया आपका। कचहरी सर म्यूट हो गया आपका, म्यूट। सर आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर दीजिए उनको। हाँ ठीक है, सुन रहे हैं आप? हाँ जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर, हेलो। आवाज आ रही है, आ रही है आवाज। जी जी, आ रही है? कंटिन्यू रखिए सर। जी ओके 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 ओके, जी 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 जी। अच्छा, तो जो हमारी अनपढ़ बहनें हैं, जो जी घूंघट आवाज, जी सुन रहे हैं ना आप? मेरी आवाज आपको आ रही है ना क्लियर? जी सर जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ, कचहरी सर बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू रखिए आप। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ, तो मैं बात करने जा रहा हूँ सौराष्ट्र के लग्न गीत की। तो ये जो लग्न गीत की जो संरचना है, उस संरचना हमारे यहाँ की देहाती बहनों ने ही की, जो पूरी अनपढ़ है। और जो ओरल ट्रेडिशंस में, कंठस्थ परंपरा में एक दूसरों की पीढ़ियों से एक दूसरे को देती रहती है उस गीत। तो पहले मैं आपको यह कहूँ कि जो गाया नहीं जाता वो तो गीत नहीं बनता। तो ये जो संवेदना है वो तो सब गाकर ही हम पा सकते हैं। तो मैं जो थोड़े बहुत आपको गीत दूंगा, उसको मैं आपके सामने में प्रस्तुति रखूंगा। जैसे कि बोलो वाले से। ठीक आवाज आ रही है सर आपकी, आप बोलते रहिए। हाँ जी जी जी। तो जो हमारे यहाँ शादी होती है तो सबसे पहले उसमें गणपति की वंदना होती है। तो एक मिट्टी का गणपति बनाया जाता है। शास्त्र में उनकी जो भी व्याख्या हो, लेकिन यहाँ पर मैंने वो बचा फोटो घटा आवाज ठीक है सर, आप कंटिन्यू रखिए। ओके ओके। हाँ, तो ये जो गणपति वंदना है उनके गीत मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे करवा गुणपत दियो मुझने वाणी रे। यहाँ वाणी का मतलब है माता सरस्वती। मल राजा ने घरे में रोहित कुमार जी म्यूट कर लीजिए आप अपना। रोहित कुमार जी बीजा दूसरे के हैं। ये डॉक्टर रोहित कुमार जी म्यूट कर लीजिए आप अपना सर। हाँ सर, रखिए, जारी रखिए आप। जी जी। तो फिर से मैं आता हूँ इस गीत पर। गरवा गुणपत दियो मुझने वाणी
राम भरोसे जी, इसमें बहुत ज्यादा दूसरे की आवाज आती है। दूसरे राम सर, आप बैठे हैं ना। सब लोगों को म्यूट कर दीजिए। राम सर। हाँ, कर दिया मैंने। जारी रखिए सर, आप जारी रखिए। हाँ सर, जारी रखिए, आप जारी रखिए। हाँ, मैं गा ही नहीं सकता क्योंकि सबकी बहुत आवाज आ जाती है मुझे। ठीक है जी सर, कंटिन्यू रखिए सर, गाइए आप। ओके ओके जी जी। तो ये जो गीत है उसमें हम देखेंगे कि यहाँ जो लोक लय है, जो शास्त्र से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन 100, 200, 300, 400 साल से अपने आप अपनी पीढ़ी दर पीढ़ियां जो ये लोक लय जो है वो साझा करके एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को देते हैं। उस प्रकार के गीत जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और उसमें पहला गीत है भगवान गुणपति का। गरवा गुणपत दियो मुझने वाणी रे, हे मल राजा ने घरे में नारायणी रे। इसमें आप व्याकरण भी देखना, इसमें सब प्रास पे आएंगे और जो हमें कर्ण प्रिय नहीं है ऐसे जो वर्ड्स है जैसे ण है वो भी इसमें आएंगे। एने घेर छे कुंवारी कुंवारी रे, यहाँ माता पार्वती की बात हुई है। ई तो शिव शंकर मागा भरती रे। अब यहाँ से लय बदलता है गीत में, देखो। या थीरे जानू चलावी उने आवी छे शिमड़ी मोजा, कामना गोवाड़ी पूछियू अहुरे जान कोनी जाय, गरवा गुणपत दियो मुझने वाणी रे। तो ये जो गीत है ये प्रारंभ का सुबह का गीत है, सुबह 5 बजे गाया जाता है। और इसमें जो लय है वो प्रभाती का लय है। हमारे सौराष्ट्र की, गुजरात की माताएं जो 60, 70, 80 साल की, वो सब बैठ के आंख बंद करके गणपति वंदना के गीत गाती है, जो लग्न की प्रारंभ का एक प्रसंग है। गणपति के तो कई गीत हमें मिलते हैं, लेकिन एक और गीत में आपको जो इसका लंबा लय है, जो लोक लय है, ओ शरियाड़ा रे, मतलब जो हमारा घर है वो बहुत लंबा है। यहाँ घर तो एक प्रतीक है। घर मतलब हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा समाज। सुखड़ रसिया कमाण वाजिंतर वागे छे रे। ये गुजराती भाषा में इसका मीनिंग है कि जो हमारे घर है उसके जो दरवाजे हैं वो सुखड़ के बने हुए हैं, और जो हमारे घर में इस प्रसंग में आने वाले मेहमान हैं उन सबका हम आज स्वागत करते हैं। और किससे हम स्वागत करते हैं? तो हम बाजिंत्रों से, ढोल नगाड़े से स्वागत करते हैं। तो ये जो हमारे लोक की एक स्वागत करने की जो रीति है वो यहाँ इस लोक साहित्य में हमें मिलती है। ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, ये पूरे भारत के लोकगीत है। पूरे भारत की लोकगीत के संस्कार गीत में जो लग्न गीत है वहां इस प्रकार के गीत हमें मिलते हैं। और इसमें जो शब्द भी हम पाते हैं वो भी बहुत विचित्र है। जैसे अभी हम सुनेंगे, चेतन भाई राय जंग मांडियो रे। ये जो रायजंग है वो अपभ्रंश है। रायजंग शब्द मतलब रण यज्ञ। ये रण यज्ञ जो महाभारत का शब्द है वो यहाँ लिया गया है। तो देखो ये देहाती औरतें हैं, वो कहाँ से कहाँ अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो भाषा है उसको लाकर हमने सामने। और ये जो रण यज्ञ है मतलब ये शादी जो है, जो संसार में जो उनका जो एक जवान लड़का जो अपना डग लगा रहा है, तो ये भी एक रण यज्ञ है। तो ये प्रतीकात्मक बात भी यहाँ हुई है। भावे सभाए बेसाड़ा गणेश वाजिंतर वागे चेरे। तो ये जो हमारे प्रसंग है गणपति वंदना की, तो ये लोक में
इस प्रकार का हम पा सकते हैं। ये जो गीत है, ये गीत लोक साहित्य का ट्रांक्विलाइजर है, मतलब नशे का गीत है डॉक्टर राम भरोसे जी। जी सर। ये जो गीत सब जो है, जैसे कि शादी ब्याह का समय होता है तो शाम को पूरे दिन की जो थकान है वो थकान उतारने के लिए और सबको डायरेक्ट इनडायरेक्टली उनको कहना है कि अब आप सब सो जाइए। तो ये सोशल डिसिप्लिन की जो बात है ये भारतीय लोक साहित्य में इस गीत में हम पा सकते हैं। और इसका लय भी आप देखना, इसमें कृष्ण का प्रतीक लिया है। यह कहा गया है वैसे कृष्ण को, लेकिन कृष्ण को नहीं कहा है गीत में। गीत में कहा है जो औरत वहां बैठी है वो अपने पति को कहती है कि तू अब घर जाके सो जा क्योंकि थक गया है। राजा पेलाते पुरानी नींदरा। अब देखो, इंद्राजा जो रे चारी कृष्ण ने सेज नींदरड़ी नेना सोहा, मतलब आपकी आंख में अब नींद हमें दिखाती है। ये लोक साहित्य का आप कल्पना तो देखिए, और ये आपकी आंख आपकी नींद से कैसी लाल घेघुर हो गई है। गोरा रुकमणी जगाड़ा जागे, कृष्ण भगवान सूता जागो रे सुभद्रा नावीर। कोई ऐसा भी है जो काम छोड़कर सो गया है तो उसको जगाना है। जिसको सोना है उसको सोना है, जिसको जागना है उसको तो जगाना है। तो गोरी जो रुक्मणी है वो कृष्ण को जगा दे के भाई तू अब उठ जा, ये तेरे घर पर इतना बड़ा काम आया है, शादी का प्रसंग आया है और तू सोता है। तो इस प्रकार देखो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी यहाँ इस गीत में हम देखते हैं। अने किया सुखे आवे रे नींद। आपको नींद क्यों आती? आप संसार की जिम्मेवारी लेकर बैठे हैं। ये लोक साहित्य की लोकगीत की ये चेतावनी है। अपने घेर छे रे, मतलब हमारे घर पर क्या है? सुभद्रा बाई नावी दरड़ी नेणा सोहा। इसमें देखो ये स्वर का कटिंग किस प्रकार होता है। ये लोक लय की यही प्रासंगिकता है। सुभद्रा बाई नावी नींदरडी, इस प्रकार से ब्रेक कटिंग होता है। तो ये जो गीत है ये पूरे भारत में इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं जो हमारे ट्रांक्विलाइजर्स, मतलब एक प्रकार की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलती है। और इसमें अगर हम देखें तो हमें पूरा व्याकरण मिलता है, विशेषण आदि सब अलंकार। अब जब मेरी बात को ले जाओ तो लग्न गीत में जो दुल्हा है उसका जो प्रोसेसन निकलता है उसमें आप देखना ये जो शब्द है आप पढ़ रहे हैं, ये हेमर शब्द नहीं है, ये है हयवर। और उसका सिंक्रोनाइजेशन करके उसको छोटा करके हयवर मतलब घोड़ा। तो घोड़ा तो काम का प्रतीक है, सेक्स का प्रतीक है। तो यहाँ दो एक और है हयवर और एक और है हाथी, मतलब हॉर्स और एलिफेंट। इस दोनों का कॉम्बिनेशन किस प्रकार किया है देखो। ये जो गीत है, एक गीत में एक जो दुल्हा है वो अपने काम से, अपने जीवन में, अपने शरीर में उसने कामदेव को आमंत्रित किया है चिराग, और कामदेव को आमंत्रित करके वो चल रहा है तो किस प्रकार? हाथी के जैसे चल रहा है। और हाथी के कान से वो मद जलता है और ऐसे जलता है। तो इस प्रकार जो ये जो गीत है वो ऐसे ही चलेगा। इसका आप लय देखना। जीणा जीणा रे मोती नो हेमर हाथीड़ो, ऊपर सोनेरी शणगार असवार था से रे मारो दिव्या वहुनो सार।
कौन असवार होगा, क्योंकि जो लड़की है, जो कन्या है, उसका नाम भी यहाँ लिया जाता है और वो इस हाथी के ऊपर बैठेगा। तो इस प्रकार इस दूल्हे का जो गीत है, इसमें हम पशु, पंखी, नदी, फूल, प्रकृति के सब तत्व हम पा सकते हैं। इसमें एक और भी गीत है, वो है शुकन का गीत। तो स्लाइड में नहीं है, लेकिन मुझे याद आया तो मैं आपको सामने रख देता हूँ। जो शुकन हमारे जो फोक बिलीफ है, हमारी जो लोक मान्यता है पूरे भारत में, तो सौराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, आपके उत्तरांचल में भी है, सब जगह है जो लोक बिलीफ। तो उसमें जब दुल्हा शादी के लिए जाता है तो किसका सुकन वो चाहता है? सुकन जोई घोड़े चढ़ो रे राजा। देखना, आपके सामने गाय आती है, आपके सामने सूर्य निकल रहा है, आपके सामने कोई सौभाग्यवती स्त्री आती है। इस प्रकार के सुकन हमारे लोकगीत में, हमारी बहनों ने अपने लोकगीत में ऐसा ही अपनी संवेदनाओं से प्रकट करके रखा। में आता है तब वहां का जो गीत है, ये मतलब जो हमारे हारमोनियम के जो स्केल होते हैं, उसमें जो तार सप्तक है, ये तार सप्तक की ओर उससे भी आगे जाएगा ये गीत है। तो जो लोक लय की बात इसमें कही गई है, ये गीत हम देख सकते हैं। इसमें भी हम प्रार्थना करेंगे। बहुत बड़ी और लंबी आवाज में 20, 25, 30 बहनें जब ये गीत गाती है, तब हमारे कान में इसकी आवाज जो अंदर अगर बैठ जाती है तो वो दिनों तक नहीं निकलती। इस प्रकार का गीत मैं आपको सुनाता हूँ। मारे मांडव हिरना चंदर वारे, चिरना चंदर वारे, अधर युलेच मोटे मांडवे। इसमें देखो, आप कहीं सांस नहीं ले सकते। अगर आपके फेफड़े ताकतवर नहीं है तो आप नहीं गा सकते ये गीत। तो ये एक प्रकार की फिजिकल एक्सरसाइज भी हमारे लोक साहित्य की इस गीतों में हमारी बहनों ने पाई है और मिली। और इसमें अलंकार भी देखो आप, अ म ह च, ये वर्णानुप्रास, ये सब जो हमारे अलंकार की जो भाषाएं है वो सब इस गीत में आ सकती है। दूसरा हम देखें तो दुल्हन जो है, जो हमारी बहन है छोटी सी, वो जब शादी के लिए आती है मंडप में, तो यहाँ कलर का कॉम्बिनेशन हमने लोक साहित्य में पाया। मांडव नीली आडिने पीड़ी था, ये लीला रंग देखो, जवानी का रंग है लीला। ये उत्सुकता का, उत्साह का, श्रृंगार का रंग है। ये मंडप कैसा है? तो हरे रंग का है, नीले रंग का है। मांडव ऊंचेरा पड़दा बेचार, बेनी श्रीनो मान। तो इस प्रकार ये गीत भी प्रकार के घास, धान, लोक भरत, प्राकृतिक चीजें, इस प्रकार के बर्तन, तो जिससे हम भी लगा सकते हैं। ये जो गीत है ये आपके वहां तो ये बहुत अच्छी तरह से ये जो विधि है, अंगोल की स्नान की विधि, दूल्हे की विधि इसमें, तो इसमें गंगा और यमुना का प्रतीक, इसमें हमारी पवित्र नदियां है भारतवर्ष की। तो गंगा तो आपके पास है, वहां पर जमुना भी आपके पास है। सौराष्ट्र में तो, गुजरात में तो नर्मदा भी नहीं आई। तो गंगा और जमुना ये हमारे लोकगीत में हमारी गुजरात की बहनों ने किस प्रकार यहाँ पर लिया है। और जो केसर, तो वो भी जो चूल्हा है, लकड़े का जलता हुआ चूल्हा, उसमें वो गर्म पानी में केसर डाला है, उसमें कई सुगंधी पदार्थ डाले हैं, इत्र डाले हैं। उस प्रकार का सुगंधी जो प्रवाही है, उस प्रवाही से जो गर्म किया हुआ पानी है, उस पानी से तो दूल्हा उसको स्नान करवाता है, सब माताएं सब बहनें। तो उस वक्त का ये गीत है। चूल्हे थी केसर मघ मघे ने अंघोड़ा। तो एक ही पंक्ति में दो ले है। अंघोर करो रे चेतन भाई नामो भी, वो भी मतलब लड़का।
मन भाई अंगोर हमारी अंगोर अमृत, ये शब्द बहुत पका है, अमृत भाई। मतलब आज से आपका जीवन बहुत अच्छी तरह से पवित्रता की तरह से बढ़े और आपके सामने आप शीतल जल, जो उष्ण जल है, उष्णोदक है, वो सिर्फ जल नहीं है, वो गंगा भी है, वो जमुना भी है, वो कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, पूरे भारतवर्ष का पवित्र जल, उसका हम आपके ऊपर अभिषेक करते हैं और उस अभिषेक से हम आपको स्नान कराते हैं। तो इस प्रकार ये दुल्हा का ये स्नान का गीत भी बहुत अच्छी तरह है। ये दुल्हे की बारात है। देखो, ये मेरा दोस्त है डॉक्टर जमन भाई, जो बहुत बड़ा उद्योगपति है आज। ये उसने उसकी 35 साल पहले की शादी का ये फोटो, ये दुल्हा ये जा रहा है। तो इसका लय देखना इस गीत का। हालो हालो कर जो वर ना हो दादा, क्या होगा? जानो युगल से ने तड़, मतलब तड़कोला धूप आएगी अब आपके सामने। तो धूप से क्या होगा? वर राजा ना फूलड़ा करमाशे, ये वरराजा है, दुल्हा है, वो एक फूल है, तो वो थोड़ा वो ढीला हो जाएगा। जानड़ियू ना चीर चोड़ाशे, जो दूल्हे की माता है, बहनें हैं, जो सब झांक में आई हुई सब माता बहनें हैं, उनके वस्त्र, ये देखो, ये कहाँ, ये पूरी सोसाइटी, भारतीय लोक साहित्य में ये हमारी सामाजिकता किस प्रकार प्रकट हुई है। जानड़ियू ना चीर चोड़ाशे, जानैया ना मुख श्यामड़ा थाशे। अगर हम धीरे चलेंगे तो ये सब होगा। और सबसे बड़ी खास बात, धोरीड़ा ना पगला तरवा, जो हमारे साथ बैल है, जो बड़द है, जो बैलगाड़ी है, उस बैल के पांव है, वो पांव भी वो बहुत गर्म हो जाएंगे, वो थक जाएंगे। तो यहाँ तक कि हमने तो ये जो गीत है वो इसका बहुत बहुत लंबा लय है। मैं सिर्फ आपको ये, इसमें जो दुल्हा है वो बंसरी का प्रतीक है, सुनना। लीलूड़ा वासनी वासनी मारगड़े वाजंती जा, अपने आप जाती जाती रही। इसमें प्रकृति है, लोक का ये प्राण है, और अपने 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 जो लोकवाद्य है, उस लोकवाद्य को इसमें बहुत अच्छी तरह से किया है। ये जो गीत है वो भारत का स्वागत गीत है। काकरियो वीणी कोठा चढ़जो रे जर मरिया जाला, देखो इसका लय देखो आप, इसमें एक मीठी मस्करी है, जो लड़की के जो घर वाले हैं उसकी एक मस्करी है। आयवारे टेहरे ना सुबारे जर मरिया जाला, उडाड़ा पोखरी ना कुबारे जर मरिया जाला, लाडड़ी ने गई छे पानी रे जर मरिया जाला, लाडड़ी तोली थी हमें ताणी रे जर मरिया जाला। मतलब कि इसमें थोड़ी बहुत मस्करी है और ये बहुत अच्छे से प्रकार है। ये जो गीत है वो पूरा प्रतीकात्मक गीत है, बहुत अच्छा। लोक साहित्य की बात हो और ये गीत ना हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। सिर्फ एक दो गीत के बाद में मेरी बात आपके सामने से मैं पूरी करूंगा। दुल्हे का जब स्वागत होता है तो दूल्हा कैसा है? हंस जैसा है। अब हंस का प्रतीक तो आत्मा का है, हंस का प्रतीक मानव शरीर का भी है, हंस का प्रतीक तो प्रणय का भी है, और हंस यहाँ दूल्हा भी। लेकिन ये हंस सफेद नहीं है, ये लीला रंग का है, हरे रंग का है, वो जवान है। और वो कहाँ बैठा है? गागर के ऊपर। तो गागर मतलब मिट्टी का घड़ा। गागर ऊपर बैठो लीलो हंस रे आ, हंस रे कोणे उड़ावियो। देखो ये लीलो हंस रे आ, ये हंस का जो रिपीटेशन होता है तो जो सुनने वाले के दिमाग में वो बैठ जाता है, क्यों हंस राज। अब दूसरी बार जो हंस को हंस राजा कहा गया है। केम कर जासु, मतलब कैसे जाएंगे हम? दुल्हन तो उधर है,
शादी तो वहां होगी। हेम करी जासु परदेस रे हो, हेम करी दरियो, पूरा समुद्र बोड़ रे पाखे उड़ी जासु परदेस रे हो, चाचे दरियो बहुत अच्छा गीत है ये गुजराती लघु गीत का। इस प्रकार की कई संकल्पनाएं, कई संरचनाएं हमें पूरे भारत में मिलती है। तो भारतीय लोक साहित्य की बात करते हैं तब ये गीत में ये, लेकिन देखो ये मेरा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये फोटो ये मेरा खुद का है। ये मेरी 30 साल के पहले की शादी, तो मेरी वाइफ है वो मुझे इस प्रकार की मेरा स्वागत करने आई थी। तो ये स्वागत का गीत है। तोरण आया वर राजा रे, देखो ये वर राजा है, वो तोरण आया है, मंडप के अंदर आया है, उस प्रकार गीत है। मांडवे आवी रूड़ी जान, को बुलाया जाता है स्वागत करने के लिए। तो स्वागत करने के लिए जब लड़की को बुलाया जाता है तो उसको पहले गाने से उसको निमंत्रित किया जाता है। वो ऐसे नहीं आएगी, तो शर्मा रही है, जवान है, तो उसको दूल्हे की बाता बहने कहेगी तब वो आएगी। हार पेरावत में, मतलब आप हार पहनना के देखिए, आइए दूल्हा आपके सामने खड़ा है। तो इस प्रकार का एक गीत, इसमें एक बात मुझे कहनी है चिराग, इसमें माता और सासू, देखो ये जो हमारी सोशियबिलिटी है, यहाँ सामाजिकता है क्या है। तो अभी तक जो लड़की है उसने अपनी माता का हाथ पकड़ा है, लेकिन अब माता को आपको छोड़ना है और आपको दूसरी माता को स्वीकारना है। जो दूल्हे की माँ है, सास जो है, वो मतलब ट्रांसफॉर्म टू एनर्जी, ट्रांसफॉर्म टू सोशल रिलेशंस, ये लोक साहित्य है। शिवदीप, लोक साहित्य ये है कि आपको पता भी ना चले और आपका कोई संबंध है दूसरों के साथ जोड़ दे। एक माता से दूसरी माता आपको मिल जाएगी। ये तुम्हारी माता नो छेड़ लो छोड़ो रे, ठीक है जी। तो 2-3 गीत है, लेकिन वो मैं अब लास्ट में गीत में आपको बस एक ही मिनट, दुल्हन जो जाती है अपने घर से विदा लेकर, तो अपने घर को देखती है, अपने माता पिता को, जो कोने में अपने पिता किसी को कुछ कह नहीं सकता, वो अकेला अकेला रोता है। वहां से अपने जो भी जनजाम की सुविधा है उसमें बैठकर वो जाती है, तब वो अपने खेत खलिहान को, अपने गांव के सब पीपल के पेड़ को देखती है और उसका गीत, बहुत ट्रेजिक गीत है ये। आदर्श आदर्श पीपड़ो, आदर्श दादा ना खेतर, मतलब दादा के सब खेतर, दादा का खेतर मतलब सिर्फ ये कोई जमीन की बात नहीं है। दादा का खेतर मतलब दादा ने दिया हुआ प्रेम। ये प्रेम में किस प्रकार मैं अपने जीवन में से, मैं अपने आत्मा से मैं छोड़ दूंगी। तो इसमें तो बहुत अच्छी सी बात भी हो सकती है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि कुछ मिनटों में मैंने आपके सामने मेरी खुद की भाषा में कुछ गलती भी हो गई हो, मेरी हिंदी ऐसे बहुत आपकी तरफ फास्ट नहीं है, लेकिन जो बहुत बड़ा आपने मुझे टाइटल दिया था भारतीय लोक साहित्य का विश्लेषण, उसमें से एक पॉइंट 1 लेकर भारतीय लोकगीत में, गुजरात के लोकगीत में लग्न गीत की मैंने बात आपके सामने रखी। मुझे आशा है कि आप सबको मेरी ये बात पसंद आई होगी। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लूं। मेरे साथ डॉक्टर चिराग है जो मेरे साथ अभी काम कर रहे हैं इंग्लिश में, और मेरा स्टूडेंट है शिवदीप जो पूरा टेक्निकल और मुझे बहुत बहुत गाइड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अपनी स्क्रीन शेयर हटा दीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में ही हरि अनंत हरि कथा अनंता, और ऐसे ही ये जो विषय है ये इतना विस्तृत है कि इस पर पूरा दिन बात की जा सकती है। और मैं मैसेज में भी देख रहा था जिस तरह से बड़ी तल्लीनता से लोग आपको सुन रहे थे, तो
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना ये कीमती समय हमें दिया और काफी लोगों के, मेरे प्रतिभागी जो साथी हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान भी है इन गीतों को सुनते हुए, कि जो उन्होंने महसूस किया, जो जिनकी शादी हो चुकी है वो अपनी, हो सकता है वो अपने वहां पहुंच गए, और जिनकी होने वाली है वो अब सोच रहे होंगे कि हम भी काश सर को ही बुला लें अपने लोकगीत गाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। अब हमारे साथ में एक युवा साथी जुड़े हैं, कुमार सुविद्या धारवाड़कर, अगर सुन रहे हैं तो। जी जी। हाँ जी सर। हाँ, तो सुविद्या जी जो है, इनकी खास बात मैं आपको बता दूं कि अब ये रिकॉर्ड बनाने वाले हैं कि वेबिनार जो हमारे भारत में वेबिनार हो रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर पे, तो इनकी हाफ सेंचुरी होने वाली है। तो अब ये देखिए कि हर एक वेबिनार को सुनना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। कल सर कल ही मेरे से ये कह रहे थे कि सर पता नहीं यूजीसी मान्यता देगी नहीं देगी, तो मैंने इनसे कहा था वो मान्यता दे या ना दे, लेकिन आपने जो इन दिनों में सीखा है वो आपके लिए हमेशा अनमोल रहेगा। तो सुविद्या जी, आप ये गोवा राज्य से आते हैं, तो वहाँ की एक छोटी सी प्रस्तुति, ये अपने, क्योंकि इनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, तो ये अपने मोबाइल के माध्यम से आप सबके सामने रखेंगे। तो सुविद्या जी, अपनी प्रस्तुति रखिए आप। धन्यवाद आपका। जी सर। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? हाँ सर। हाँ, अब कीजिए। हेलो सर, आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ, स्क्रीन दिख रही है, लेकिन अभी कुछ इसमें आया नहीं है, शो नहीं हो रहा है। हाँ जी 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 सर, यह गोवा का एक लोक नृत्य है। इसका यह लोकगीत है। यह धालो गीत है। इसे हम गोवा में धालो कहते हैं। यह कोंकणी भाषा का गीत है। आपसे अनुरोध है कि इस गीत का आप आस्वाद लें। श्री धालोगे आमी धालानी खेळोया गे आमी धालानी खेळोया श्री धालोगे आमी धालानी खेळोया गे आमी धालानी खेळोया आयली जाल्यार बरी जाली सखया साद घाला गे सखया साद घाला गे आयली जाल्यार बरी जाली सखया साद घाला गे सखया साद घाला गे शौका बाय शौका गे तांबडे माडा शौका गे तांबडे माडा शौका तांका सुवारी तागे तांका सुवारी तागे तांका सुवारी शौका बाय शौका गे तांबडे माडा शौका गे तांबडे माडा शौका तांका सुवारी तागे तांका सुवारी तागे तांका सुवारी ता अनी गेलो सखया थालो घाला गे सखया थालो घाला गे अनी गेलो सखया थालो घाला गे सखया थालो घाला गे कणेरा कणेरा कणेर कुटी नारी आगे मलका सरी कणेरा कणेरा कणेर कुटी नारी आगे मलका सरी मजा रेमक्याची खोड गळ्या खोड रे रेमक्या रे लला चमकतियो मजा रेमक्याची खोड गळ्या खोड रे रेमक्या रे लला चमकतियो आयलो गे दिसताय बोरो पायाचो घागरो वाजताय बोरो आयलो गे दिसताय बोरो पायाचो घागरो वाजताय बोरो दिल मोजा भारती राजा भुकेला भारती राजा भरनुके सोनेरी गोळा दिल मोजा भारती राजा भुकेला भारती राजा भरनुके सोनेरी गोळा भारती
ती बाहेर सोला बोऱ्या वेळे बोलायचे झेले बाय झेले गे आयचन झालो चोपलो गे बोलायचे झेले बाय झेले गे आयचन झालो चोपलो गे आयचन झाले चोपलो गे आयचन झालो थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सुविद्या जी। ये प्रस्तुति देखकर संगीत जो होता है उसको किसी भाषा की किसी की बाध्यता नहीं होती, भाषा की उसकी सीमा नहीं होती। संगीत जो है स्वतः ही हमारे मन मस्तिष्क में पहुंच जाता है, वो किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो। तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा सर। सुविद्या जी आप खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। और अपनी स्क्रीन हटा दीजिएगा सुविद्या जी, स्क्रीन शेयर हो रखी शायद आपकी। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी हाँ जी, अब हट गई है शायद, हट गई। हाँ जी। अब इसके बाद डॉक्टर सरस्वती जी हैं। अगर मेरी आवाज सुन रही है तो तुरंत आप हाजिर हो अपनी सुपुत्री के साथ। और तमिल लोकगीत की झलकी जो है वास्तव में वहां पर किस तरह से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वो आप हमें थोड़ा सा बताएं। डॉक्टर सरस्वती जी। नमस्ते सर, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? आवाज जी आ रही है मैम, आवाज आ रही है जी। हाँ, स्वागत है बेटा आपका भी मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। जी मैम शुरू कीजिए। नमस्ते, मैं यहाँ तमिलनाडु से हूँ, तमिल भाषी हूँ। और हम लोग प्रोफेशनली गायक तो नहीं है, पर राम भरोसे सर के जो आग्रह पर हम गा रहे हैं। और ये बताना चाहती हूँ, तमिलनाडु की भाषा तमिल है, जो 2500 साल पुरानी भाषा है। तो उस समय से लेकर आज तक तमिल का रूप जैसे के तैसे है। यहाँ तमिल भाषा है ना, दुनिया के या विश्व के श्रेष्ठ भाषाओं में एक है। यहाँ का साहित्य जैसा लोकगीत हो, लोक नृत्य हो, 2000 साल से जैसे के तैसे है। तो ऐसे में हम लोगों ने आज क्या है, एक पोंगल के समय है। पोंगल यहाँ का बहुत प्रसिद्ध त्योहार है तमिलनाडु का। दूसरे स्टेट में इसको मकर संक्रांति बोलते हैं, तमिलनाडु में इसका नाम पोंगल है। 4 दिन मनाया जाता है। उस समय जो लोकगीत गाते हैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मौका देने के लिए राम भरोसे सर और कॉलेज के जो आयोजक है उनको धन्यवाद है। शुरू करते हैं हम। மண்ணு வீசும் வாசனையும் இந்த மக்களோட யோசனையும், மண்ணு வீசும் வாசனையும் இந்த மக்களோட யோசனையும், இந்த சின்ன பொண்ணு பாட்டுல தான் தெக்கு சீமையோட கதை இருக்கு, இந்த சின்ன பொண்ணு பாட்டுல தான் தெக்கு சீமையோட கதை இருக்கு. வாய்க்கா வரப்பு பாட்டு பாடும் மயிலு வழிய மறைச்சு ஆட்டம் போடும், வாய்க்கா வரப்பு பாட்டு பாடும் மயிலு வழிய மறைச்சு ஆட்டம் போடும். கருப்பசாமி கோயில சுத்தி எங்க கரகம் எல்லாம் ஆடி வரும், கருப்பசாமி கோயில சுத்தி எங்க கரகம் எல்லாம் ஆடி வரும். மண்ணு வீசும் வாசனையும் இந்த மக்களோட யோசனையும், இந்த சின்ன பொண்ணு பாட்டுல தான் தெக்கு சீமையோட கதை இருக்கு. கோண கொண்ட பொம்பளைங்க நல்ல பொசும சேர்ந்து ஆடி வர, கோண கொண்ட பொம்பளைங்க நல்ல பொசும சேர்ந்து ஆடி வர, தானே தந்தானே அடி எடுத்து தப்பு தாளம் தட்டி கூட வரும், தானே தந்தானே அடி எடுத்து தாளம் தட்டி கூட வரும். குத்தி வச்ச பச்சரிசி கொஞ்சம் கூட சேர்ந்த அச்சு வெல்லம், குத்தி வச்ச பச்சரிசி கொஞ்சம் கூட சேர்ந்த அச்சு வெல்லம். பொங்க வச்சு ஆடலனா எங்க பொழுது கழிஞ்சு போவாதுங்க, பொங்க வச்சு ஆடலனா எங்க பொழுது கழிஞ்சு போவாதுங்க.
மண்ணு வீசும் வாசனையும் இந்த மக்களோட யோசனையும் இந்த சின்ன பொண்ணு பாட்டுல தான் தெக்கு சீமையோட கதை இருக்கு. காட்டு வேலை கழனி வேலை செஞ்சு களைச்சி போன நேரத்துல, காட்டு வேலை கழனி வேலை செஞ்சு களைஞ்சி போன நேரத்துல, ஆட்டம் போட்டு பாடலனா எங்க அலுப்பு தீர வழி எதுங்க. ஆட்டம் போட்டு பாடலனா எங்க அலுப்பு தீர வழி எதுங்க. அழிஞ்சு போகாத சொத்து ஐயா இது, எழுதி வைக்காத புத்தகம் ஐயா. அழிஞ்சு போகாத சொத்து ஐயா இது, எழுதி வைக்காத புத்தகம் ஐயா. முடிஞ்சு போகாத கதை இதையா இப்போ மூச்சு விடாம பாடி வரே. முடிஞ்சு போகாத கதை இதையா இப்போ மூச்சு விடாம பாடி வரேன். மண்ணு வீசும் வாசனையும் இந்த மக்களோட யோசனையும் இந்த சின்ன பொண்ணு பாட்டுல தான் தெக்கு சீமையோட கதை இருக்கு. இந்த சின்ன பொண்ணு பாட்டுல தான் மக்கு சீமையோட கதை இருக்கு. இந்த சின்ன பொண்ணு பாட்டுல தான் தெக்கு सीमेयोड कதை இருக்கு. धन्यवाद है सर। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। और सच में मतलब कि वास्तव में आज मेरा ये वेबिनार जो है आप सभी के सहयोग से ये सफल हो गया है। और जिस तरह की प्रस्तुतियां आप सबने दी हैं और अभी आगे भी व्याख्यान भी होने हैं, तो मैं सच में आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सरस्वती मैम। और प्यारी बिटिया, आप बहुत खुश रहें और खूब तरक्की करें जीवन में, ऐसी मेरी आपको आशीर्वाद भी है, शुभकामना भी है हमारे सभी प्रतिभागियों की ओर से। और जिस तरह से लिखा हुआ आ रहा है मैम आपके विषय में कि भाई बहुत अच्छा आपने प्रस्तुति दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो हमारे प्रतिभागी कम से कम वर्चुअल ताली से हमारे इन सभी साथियों का आप उत्साहवर्धन करें। और ये बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन हमारे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती मैम। अब थैंक यू सर। जी जी जी। अब इसके बाद मैं अपनी जो हमारे महाविद्यालय के जो हमारे कर्मठ संस्कृताचार्य हैं ये डॉक्टर विवेकानंद भट्ट जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सूक्ष्म समय में, संक्षिप्त समय में अपनी बात रखें। चूंकि आप संस्कृत लोक साहित्य के ज्ञाता हैं और चूंकि पहाड़ से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका ज्ञान से हमें जरूर ज्ञानवर्धन होगा। तो कम समय में, क्योंकि अगले वक्ताओं को भी हमें सुनना है, तो डॉक्टर विवेकानंद जी। धन्यवाद सर। आवाज आ रही सर मेरी? जी सर, आ रही है। शहीद वेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय द्वारा आयोजित, हिंदी विभाग द्वारा आयोजित लोक साहित्य महत्व एवं प्रासंगिकता में परम सम्माननीय इस संगोष्ठी की संरक्षिका प्रोफेसर कुमकुम रौतेला जी, सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदया और आज के संगोष्ठी की अध्यक्षा डॉक्टर ज्योति सिन्हा जी, सम्माननीय संगोष्ठी संयोजिका एवं महाविद्यालय की मुखिया, यूं कहे हम यह मेरुदंड जो अत्यंत ही मृदुभाषी और सहजता से हर काम को करने में निपुण प्रोफेसर सुमिता श्रीवास्तव मैम, सम्माननीय एवं कार्यकुशल शास्त्र मर्मज्ञ प्रोफेसर ए.के. सिंह सर, समादरणीय डॉक्टर संजीव नेगी सर, आदरणीय प्रोफेसर भीम जी कासरिया जी, सम्माननीय श्रीमान महिपाल नेगी जी, आदरणीय और इस संगोष्ठी के सूत्रधार और जिन्होंने मुझे इतने विद्वान जो लोग उपस्थित हुए हैं उनके समक्ष अपनी बात रखने के अवसर प्रदान किया, आदरणीय डॉक्टर राम भरोसे सर। बहुत ही मेरा तो सौभाग्य है कि मैं आप जैसे विद्वान व्यक्तियों के सामने एक सूर्य के समान जिस प्रकार से दीपक है, ऐसी मेरी स्थिति